गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन प्लेटो की संपत्ति के साम्यवाद का मूल्यांकन का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में अपन ने संपत्ति विषयक साम्यवाद के पक्ष में जो तर्क दिए हैं प्लेटो ने, वो अपन ने अध्ययन किए थे। जैसे क्या क्या था, मनोवैज्ञानिक आधार था, जिसमें प्लेटो ने क्या कहा था कि शासक वर्ग में विशुद्ध विवेक तथा सैनिक वर्ग में शौर्य बनाए रखने के लिए इन वर्गों के संबंध में संपत्ति विषयक साम्यवाद को अपनाना आवश्यक है। दार्शनिक आधार पर प्लेटो ने क्या कहा था कि धन ही एक ऐसा तत्व है जो संरक्षक वर्ग को इससे अलग रखा जाना चाहिए। नैतिक आधार पर प्लेटो ने क्या कहा था कि साम्यवाद प्लेटो की दृष्टि में न्याय के सिद्धांत का एक अनिवार्य परिणाम है। अतः राज्य की दो वर्गों दार्शनिक शासन एवं सैनिक वर्ग के लिए उपयुक्त है कि वे साम्यवाद के अनुशासन में रहे, जिससे वह विवेक तथा निस्वार्थता के साथ साथ अपने कर्तव्यों का समुचित ढंग से पालन कर सके। व्यावहारिक आधार पर प्लेटो ने क्या तर्क दिया था संपत्ति विषय साम्यवाद के पक्ष में कि संपत्ति विषयक साम्यवाद को इसलिए भी आवश्यक माना है कि राज्य की राजनीतिक शक्ति तथा आर्थिक शक्ति का एक ही हाथों में आ जाना किसी भी प्रकार से वांछनीय नहीं है, क्योंकि आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का एकीकरण आदर्श राज्य के अस्तित्व को बड़े भारी संकट में डाल सकता है। राजनीतिक आधार पर प्लेटो ने क्या तर्क दिया था साम्यवाद के पक्ष में कि साम्यवाद की स्थापना में प्लेटो ने अनेक राजनीतिक समस्याओं का समुचित समाधान देखा है। इस सिद्धांत से एक राजनीतिक समस्या यह हल होगी कि राज्य की एकता तथा खुशहाली निरंतर बनी रहेगी। अब हम आज संपत्ति साम्यवाद विषय के पक्ष में तर्क के बाद अपन स्टूडेंट्स क्या करेंगे, संपत्ति साम्यवाद के मूल्यांकन का अध्ययन करेंगे, जिसमें प्लेटो की संपत्ति के साम्यवाद की अनेक आधार पर आलोचना की गई है। प्रमुख आलोचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला, अर्ध साम्यवाद। आलोचक क्या कहते हैं कि ये साम्यवाद कैसा है? अर्ध साम्यवाद है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये समाज के सभी वर्गों पे लागू नहीं होता। ये समाज के केवल दो वर्ग हैं, शासक और सैनिक वर्ग, या अपन संरक्षक वर्ग भी कह सकते हैं, इसको लागू होता है, जो संख्या में अधिक अल्पमत में है। इसीलिए संपत्ति के साम्यवाद के आलोचक क्या आलोचना करते हैं कि इसको अर्ध साम्यवाद की संज्ञा देते हैं। दूसरा हमारा क्या आता है? अव्यावहारिक और नकारात्मक। प्लेटो क्या कहता है? आलोचक क्या कहते हैं कि प्लेटो का साम्यवाद कैसा है? अव्यावहारिक भी है और नकारात्मक भी है, क्योंकि राज्य की समझ जनता के भौतिक कल्याण की बात नहीं करता। प्लेटो उत्पादकों को व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार देकर शासकों तथा सैनिकों को उससे वंचित रखकर वह राज्य की को एकता बनाए रखने के स्थान पर विभाजन को बढ़ावा देता है। यह एक राज्य में दो राज्यों को जन्म देता है। तीसरी आलोचना क्या करते हैं आलोचक कि संपत्ति की समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ। आलोचक कहते हैं कि संपत्ति का साम्यवाद संपत्ति से उत्पन्न होने वाली समस्याओं, झगड़ों और जटिलताओं को समुचित रूप से सुलझाने में भी असमर्थ है। जो वर्ग यानी शासक वर्ग संपत्ति विहीन है, एक तो वह संपत्ति से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को समझ नहीं सकता, दूसरे उसके द्वारा किए गए समाधान अपर्याप्त और अनुचित होंगे, क्योंकि नैतिक जीवन बिताने वालों और संपत्ति के संबंध में अनुभवहीन व्यक्तियों से संपत्ति की समस्याओं के समुचित समाधान की आशा कोरा आदर्शवाद है। चौथा पॉइंट क्या है? आलोचक क्या कहते हैं? मानव प्रकृति और स्वभाव के विपरीत। वो क्या कहते हैं कि युगों युगों से, आलोचक क्या कहते हैं, युगों युगों से निजी संपत्ति
मानव व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति और उनके सामाजिक स्तर का प्रतीक रही है। अतः निजी संपत्ति से समाज के एक बहुत बड़े भाग को वंचित करना मानव प्रकृति की उपेक्षा करना ही नहीं, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व की प्रगति को भी अवरुद्ध करना है। तो ये आलोचक निम्न प्रकार से प्लेटो के साम्यवाद, संपत्ति विषयक साम्यवाद की आलोचना करते हैं। अब अरस्तु ने भी प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद की अलग से आलोचना करी है, जो निम्नलिखित है। पहले क्या आलोचना करी है अरस्तु? क्या बोलता है प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद की आलोचना करते हुए कि संपत्ति विषयक साम्यवाद आध्यात्मिक बुराइयों का भौतिक निदान है, जिसके परिणाम आशानुकूल नहीं हो सकते। दूसरा आलोचना क्या करता है अरस्तु? क्या कहता है प्लेटो के लिए कि प्लेटो का साम्यवाद समाज की वेदी पर व्यक्ति का बलिदान कर देता है। तीसरी आलोचना क्या करता है अरस्तु? कि साम्यवाद जीवन के सामान्य अनुभव के विरुद्ध है। चौथी आलोचना क्या करी अरस्तु ने कि ये व्यवस्था जो प्लेटो ने साम्यवाद दिया है संपत्ति विषयक, तो ये व्यवस्था क्या करेगी? समाज में झगड़ों और फूट को बढ़ावा देगी। इससे क्या होगा? समाज की जो उन्नति है वो अवरुद्ध हो जाएगी। पांचवा पॉइंट है कि प्लेटो का साम्यवाद उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होता, जबकि समझ जनसंख्या की जिसकी संख्या समझ जनसंख्या की भी आधे से भी अधिक होती है। इस प्रकार यह राज्य की समझ जनसंख्या के भौतिक कल्याण का ध्यान नहीं रखता और राज्यों को दो विषम समुदायों में बांट देता है, जिससे देश की एकता को बनाए रखना असंभव हो जाता है। कि प्लेटो किसकी बात करता है? राज्य की एकता की, लेकिन वो तो दो विषम समुदाय में बांट देता है राज्य को, तो एकता कहाँ बनी रहेगी? ये भी अरस्तु कहते हैं। छठा पॉइंट, मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है? कि वो निजी संपत्ति को रखना चाहता है और उसको बढ़ाने में भी दिन रात लगा रहता है, और जब उसको अपने पास संपत्ति रखनी ही नहीं है, नहीं रख सकता निजी संपत्ति को, तो वो फिर उसमें क्या होगा? किसी वस्तु को अपना समझने में मनुष्य को जो आनंद आता है और साम्यवाद में उसको ये लाभ नहीं मिल पाएगा, तो उससे भी उसके व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाता है, उन्नति अवरुद्ध हो जाती है, क्योंकि एक मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो निजी संपत्ति को रखना चाहता है। सातवां पॉइंट हमारा आता है कि परोपकार और उदारता की श्रेष्ठ मानवीय संभावनाएं नष्ट हो जाएगी, क्योंकि ये व्यक्ति परोपकार संबंधी कार्य निजी संपत्ति के आधार पे ही करता है। तो अरस्तु क्या बात कहते हैं कि परोपकार संबंधी कार्य भी आदमी कैसे करेगा जब निजी संपत्ति ही नहीं होगी। आठवां पॉइंट है हमारा, प्लेटो राज्य की एकता बनाए रखने के लिए निजी संपत्ति का अंत करना चाहता है, किंतु ये एकता उपयुक्त शिक्षा द्वारा स्थापित हो सकती है, न कि साम्यवाद द्वारा। क्योंकि अगर निजी संपत्ति नहीं होगी तो व्यक्ति न परोपकार संबंधी कर पाएगा, न अपनी उन्नति कर पाएगा, क्योंकि उसका एक स्वभाव होता है कि संपत्ति को वो बढ़ाने की कोशिश करता है और दिन रात को बढ़ाने में लगा रहता है। तो शिक्षा के द्वारा भी हम स्थापित कर सकते हैं राज्य की एकता को, न कि संरक्षक वर्ग को साम्यवाद संपत्ति से विहीन करके। फिर हमारा जो नेक्स्ट आता है कि मूल्यांकन में संपत्ति विषयक साम्यवाद का महत्व। उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद भी कुछ लेखक ऐसे हैं जो इन आलोचनाओं को विवेकहीन और इतिहास की उपेक्षा मानते हैं। इन लेखकों की मान्यता है कि वर्ग भेद कार्य विशिष्टीकरण के कारण किया गया है, कटुता या संघर्ष उत्पन्न करने के लिए नहीं। इस मूल्यांकन के संबंध में गार्डनर ने भी एक परिभाषा बहुत अच्छी दी है कि प्लेटो का साम्यवाद सारे समाज के कल्याण के लिए है। यद्यपि
ये सारे समाज के लिए नहीं है, ये एक ही हाथों में राजनीतिक और आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण होने से बचाता है।